नमस्कार मित्रों। चलिए, हम कई बार इनके बारे में बात कर चुके हैं और आज इसलिए बात करना आवश्यक है कि आज इनका जन्मदिन है। मेरी मुराद रामधारी सिंह दिनकर से है। दिनकर की जब भी मित्रों बात चलती है तब भी उनको बड़ी श्रद्धा के साथ हम लोग याद करते हैं और एक बड़ी अद्भुत सी एक चीज़ें जो हैं वो सामने आती हैं हमारी कि एकमात्र ऐसा कवि, ऐसा महान कवि जिसने कभी भी सत्ता तंत्र के साथ समझौता नहीं किया और सत्ता तंत्र जो है सदा कहीं इस बात के लिए पश्चाताप भी करता रहा कि हमने शायद किसी गलत आदमी को तो नहीं आगे हमने ला दिया। तो ये एक बड़ी अजीब स्थिति थी मित्रों कि जब तक रहे इन्होंने सत्ता के गलियारे में प्रवेश करने से लेकर वहाँ से बाहर आने तक कभी भी ऐसा नहीं किया कि सरकार की चाटुकारिता या चारण के रूप में चीज़ें ये प्रस्तुत करें। ऐसा कभी नहीं हुआ। और मित्रों, सबसे बड़ी जो बात थी इनमें, जो जीवन में जो बहुत ज़्यादा जिसकी चर्चा होती है, वो है इनकी जो कही गई बातें हैं। और जब चीन का आक्रमण हुआ तो उस समय भी ये राज्यसभा के सदस्य थे। जब चीन से पराजय मिली तो राज्यसभा में चर्चा हुई, तो उस समय भी दिनकर ने एक लंबी कविता परशुराम की प्रतीक्षा के कुछ अंश वहाँ प्रस्तुत किए। और जब ये पढ़ रहे थे तो इनके चेहरे पर एक अजीब क्षोभ था और एक ओज भी था और क्षोभ भी था और एक हताशा भी थी नेतृत्व के बारे में। लेकिन नेहरू में इतना भी मनोबल उस वक्त नहीं बचा था, क्योंकि एक पराजय से उबरना बड़ा मुश्किल होता है किसी प्रधानमंत्री के लिए। वो सिर झुकाकर इनकी कविता को सुनते रहे और लगातार एक चेहरे पर उदासी, एक खिन्नता का भाव उनके चेहरे पे था। वो वाकई उस कविता की धारा में बह निकले थे जिस कविता ने पूरे के पूरे परिवेश को हिलाकर रख दिया था। कुछ उसके कुछ अंश जो हैं हम आपस में बांट भी लेते हैं कि गर्दन पर किसका पाप वीर ढोते हो, गर्दन पर किसका पाप वीर ढोते हो, शोणित से तुम किसका कलंक धोते हो। उनका जिनमें कारुण्य असीम तरल था, तारुण्य ताप या नहीं न रंच गरल था। सस्ती सुकीर्ति पाकर जो फूल गए थे, सस्ती सुकीर्ति पाकर जो भूल गए थे, निर्वीर्य कल्पनाओं में भूल गए थे। और तलवार गलाकर जो तकली गढ़ते हैं, तलवार गलाकर जो तकली गढ़ते हैं, गीता में जो त्रिपिटक निकाय पढ़ते हैं, शीतल करते हैं अनल प्रबुद्ध प्रजा का और शेरों को सिखलाते हैं धर्म अजा का। और इसमें विशेष रूप से एक दिनकर जी का एक क्षोभ जो है वो बिल्कुल सामने नज़र आता है कि हम उसी धर्म की लाश यहाँ ढोते हैं, हम उसी धर्म की लाश यहाँ ढोते हैं। शोणित से संतों का कलंक धोते हैं। हे वीर बंधु, दाई है कौन विपद का, हम दोषी किसको कहें तुम्हारे वध का। तो एक प्रकार से पूरा का पूरा एक परिवेश ऐसा है कि जिसमें इन्होंने उस पराजय से देश को उबारने का प्रयास किया। और उनका ये एक ही था कि देश का जो एक ध्वस्त होता हुआ जो मनोबल है उसको किसी भी तरह से उसको बहाल किया जाए। और इस क्रम में इन्होंने इतनी लंबी कविता का पाठ किया। परशुराम के कुछ अंश इन्होंने बोले और सारा सदन, सारा संसद का वो दीर्घा सारी की सारी स्तब्ध होकर उस कविता पाठ को सुन रही थी कि मानो एक व्यक्ति हमें झुंझलाकर जगाने का प्रयास कर रहा है। वो बता रहा है कि कहाँ दायित्व बोध जो है आप लोग चूक गए दायित्व बोध में। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी मित्रों कि इतने वर्षों तक ये संसद में रहे। पहली बार ऐसा लगा कि 12 वर्ष एक ही व्यक्ति को लगातार 6-6 वर्ष का अवसर मिला संसद में एक अपने मनोनीत साहित्य के कोटे से मनोनीत सदस्य का इनको सम्मान मिला। एक सम्मान था, लेकिन उस सम्मान के बावजूद ये नहीं था कि उन्होंने किसी भी स्तर पर देश के नेतृत्व को उसकी राष्ट्रीय भूलों के लिए क्षमा किया हो, ऐसा कुछ नहीं था।
और वह सारी उम्र वस्तुतः सियासत से, राजनीति से लोहा लेते रहे। एक बार वो जो घटना पहले भी एक बार जिक्र किया था कि संसद की जो सीढ़ियाँ थी उनसे नीचे उतर रहे थे, नेहरू पीछे पीछे थे, दिनकर जी आगे थे। नेहरू जी किसी चिंतन में डूबे हुए थे, उनका पाँव फिसला और दिनकर ने थाम लिया और नेहरू जी के मुँह से अनायास निकला कि शुक्रिया, धन्यवाद दिनकर जी। तो दिनकर ने कहा कि धन्यवाद की कोई बात नहीं, ये तो नियम है। नेहरू देखने लगे नियम काहे का है भाई इसमें। तो कहने नियम है, जब राजनीति फिसलेगी तो उसका जो हाथ है दामन थाम कर उसको बचाएगा कौन? साहित्य तो बचाएगा। तो मैं बचा रहा हूँ, आप फिसल रहे हैं, बात तो इतनी है। तो बात हल्की सी थी लेकिन उसमें गांभीर्य का पुट था। एक गंभीर जो वस्तु स्थिति है उसको प्रस्तुत करने का दिनकर का अपना ढंग था, अपनी शैली थी। और सबसे बड़ी बात ये थी मित्रों, वो युग भी बड़ा अद्भुत था। ये बात मान के चलिए कि वह व्यक्ति परशुराम की प्रतीक्षा पढ़ता है या उसकी रश्मि रति का पाठ करता है और उसमें बहुत जगह पे, बहुत स्थानों पर वो सत्ता में बैठे हुए लोगों को एक चुनौती भी देता है और उनके विरुद्ध बिल्कुल एक विरुद्धावली गाने वाली बात भी होती है, उनके खिलाफ बोलना है, ये भी होता है। तो ये सारी चीज़ें दिनकर जी में विशेषता थी कि उन्होंने कभी भी सम्मान पाने के बाद ऐसा नहीं किया कि सम्मान का एवज़ जो है, सम्मान का जो एहसान है वो सरकार की प्रशंसा के रूप में चुकाएं। उन्होंने कभी भी देश के मामले में या परिवेश के मामले में कभी सिद्धांतों से उस शख्स ने कभी समझौता नहीं किया। वो हमेशा लोहा लेते रहे और यही कारण था कि जब उनको बाद में राज्यसभा की सदस्यता समाप्त होने के बाद उनको भागलपुर का उपकुलपति भी बनाया गया और उसे बीच में उनको कुछ स्थानों पर अधिकारी वर्ग ने, ब्यूरोक्रेसी ने सबक सिखाने के लिए उनको एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रांसफर्स, और कहते हैं कुल दिनकर जी को उन दिनों में सरकारी कोप का भाजन भी बनना पड़ा। 22 बार उनका स्थानांतरण हुआ इतने बड़े कवि का। और बाद में जब राजनेताओं को इस बात का एहसास हुआ कि हमसे एक बहुत बड़ी भूल हो गई है तो उन्होंने इस भूल को स्वीकार भी किया। इनका सम्मान बहाल किया गया, इनको बहुत सारे सम्मान दिए गए। अकादमी पुरस्कार तो मिला ही संस्कृति के 4 अध्याय पे, और ज्ञानपीठ का पुरस्कार भी मिला और बहुत सारे अन्य भी, पद्म विभूषण से भी इनको नवाजा गया। बहुत सारे ऐसे राष्ट्रीय सम्मान भी दिए गए। लेकिन उनके बावजूद जो लेखन की दृष्टि से दिनकर की लेखन दृष्टि थी वो बड़ी निर्लेप थी इस मामले में, और निर्लेप भी थी। और जहाँ जहाँ आवश्यकता पड़ती थी वहाँ वो बड़ी निर्दयतापूर्वक अपने जो सिद्धांतों से हटे हुए लोगों पर चोट भी कविता के माध्यम से करते थे। अब इसमें इन्होंने एक बार सैनिकों के पक्ष में बात की थी कि हम लोग क्या करते हैं उनके लिए। तो 4 पंक्तियाँ उनकी आज भी चर्चा में आती हैं कि जला अस्थियाँ बारी बारी, चिटकाई जिनमें चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बो। तो एक ओज का स्वर था। उन्होंने कभी भी ये नहीं समझा कि मैं किसी प्रकार से मुझे इतने सरकारी सम्मान मिले हैं, इतने ज़्यादा नवाजा गया हूँ मैं, लेकिन मुझे चाहिए कि मैं सरकार की प्रशंसा भी करूं। लेकिन किसी भी अवसर पर जब भी कोई राष्ट्रीय दायित्व की बात आई उन्होंने समझौता करने से हमेशा इनकार किया। अब ये जब आपातकाल लगा तब बहुत सारे लेखकों के स्वर जो है मध्यम पड़ गए थे और उनमें कई आधुनिक कवि भी थे जिनका जिक्र करना अच्छा नहीं है। ये हमेशा एक बात अच्छी नहीं होती कि दिनकर थे, दिनकर जैसा दूसरा हो भी कोई नहीं सकता। उस वक्त इनकी जो कविताएं जो विशेष रूप से टूट नहीं सकता ज्वाला से, जलतों का अनुराग सखे, पिला पिला कर खून हृदय का, पाल रहा हूँ पाल रहा अनुराग सखे, आग सखे, पाल रहा हूँ आग सखे। तो एक प्रकार से उनके स्वर में एक ओज जो था वो सदा बना रहा, हर परिस्थिति में बना रहा। और उससे पहले भी जब जेपी आंदोलन जब चल रहा था तो जेपी आंदोलन के समय भी उनकी जो एक कविता थी वो एक
नारा बन गई थी कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, उसका प्रयोग भी नारे की तरह हुआ था। और मित्रों, सामयिक विषयों पर या उनके बारे में जागरूक होकर या चिंतनशील होकर लिखने वालों में शायद हमारे आधुनिक काल में दिनकर ऐसे थे जिन्होंने बड़े अजीब अजीब प्रयोग जो हैं अलग अलग तरह के किए। दिनकर ने अपना इकबाल पर भी लिखा, दिनकर ने टैगोर पर भी लिखा, दिनकर ने कार्ल मार्क्स पर भी लिखा, और दिनकर ने गांधी पर भी लिखा, दिनकर ने जेपी पर भी लिखा। जो भी समय के अनुसार समकालीन परिवेश में कोई भी जागरूकता फैलाने का काम करते थे, दिनकर अपनी कलम से उनको सलाम करते थे, उनको प्रणाम करते थे। ये कभी अपने दायित्व में कभी भी चूके नहीं, लेकिन उन्होंने कभी इस बात का प्रयास भी नहीं किया कि सत्ता प्रतिष्ठान के साथ सिद्धांतों के मामले में कोई भी कहीं समझौता हो। ये मित्रों एक बहुत बड़ी बात है। इसलिए कहा जाता है कि 1947 में इनकी एक कविता बापू के बारे में भी छपी थी, और उन्होंने बापू को समर्पित 4 कविताएं उन दिनों लिखी थी। और तू चला, गांधी के बारे में इनकी कविता थी कि तू चला तो लोग को चौंक पड़े, तूफान उठा या आंधी है, ईसा की बोली रूह, अरे ये तो बेचारा गांधी है। तो उस वक्त भी इनके मन में एक अजीब तरह की भावना थी। इन्होंने किसी भी काल में कभी ऐसा नहीं किया कि अपने दायित्व से चूके हों, और साहित्यकार जब अपने दायित्व बोध से नहीं चूकता तो उसको कालजयी वाकई माना जाता है। हमें आज के दिन इनकी स्मृतियों को प्रणाम भी करना है और उनसे बहुत कुछ समकालीन परिवेश में सीखना भी है। धन्यवाद।